क्लासेस समझ में आ रही है ना? कोई इश्यू विद द क्लास? 2 दिन? अच्छा, पीसीएस वाला ना, अभी विल बी डिस्कसिंग 3-4 दिन। हाँ, हम लोग उसी पे कोशिश कर रहे हैं कि अभी शुड स्टार्ट। हम्म हम्म। मुझे सिर्फ कल का दीजिए, कल आई विल बी डिस्कसिंग। एक्चुअली आई वाज कंपाइलिंग द मंथली करंट अफेयर्स, तो आज कंपाइल हो गया। टुमारो इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग 6, हाँ 6-7 के बीच में आ जाएगा। वी क्लोज एट अराउंड 7, तो इफ यू विल बी हियर बिफोर 7 वी कैन डिस्कस। ओके, मेन मेन हम जल्दी जल्दी फोकस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेन आज का न्यूज है आयुष मिनिस्ट्री का है। इन्होंने मिसलीडिंग जो एडवर्टाइजमेंट होता है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, उसमें थोड़ा सा फेर बदल किया है। होता है ना कि आप हर चीज का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। मेडिसिन, ड्रग्स वो प्रिस्क्रिप्शन बेसिस पे होती है। नहीं, अब बीच में पतंजलि का हुआ था, उन्होंने तो कोरोना का दवा दे दिया था, दुनिया नहीं बना पाई थी, उनके पास था, फिर लोगों ने पूछा कि दिखाओ प्रूफ, तो अभी 4 करोड़ का उन पे फाइन लगा है, पेनाल्टी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, माफी भी मांगने को बोला था, आगे है वो भी। तो दैट वाज द मैटर। देन द सेकंड इज द गुजरात के जो संजीव भट्ट, बहुत फेमस केस है। गुजरात राइट जब हुआ था 2002 में, तो 4 आईपीएस ऑफिसर थे जिन्होंने बोला था कि देयर वाज द समथिंग रॉन्ग विद द चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेशन। तो इसमें संजीव भट्ट को पे 2-4 केस लगा के जेल में डाल दिया, और 2-3 लोगों ने रिजाइन दिया। एक राहुल शर्मा थे, हाल ही में रिजाइन देके उन्होंने लॉयर किया। मतलब हंटिंग होने लगती है। तो ये एथिक्स में काम आ सकता है कि सिविल सर्वेंट को काफी कुछ झेलना पड़ता है। हाउ यू हैव टू फेस द पॉलिटिकल योर मास्टर, है ना, कि जब आप पॉलिटिकल मास्टर से थोड़ा भी आपका होता है, हर एक आदमी में कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है, और वो हॉन्टिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप सपोर्ट में हैं, 7 खून भी माफ होगा, और लेकिन अगर आप थोड़ा सा पोजीशन में बोल दिए तो चीटी को भी मारा है तो केस चला देंगे कि हत्या हुई है। आर यू गेटिंग ना? तो दैट इज द केस, दैट इज द, तो वो एथिक्स में आप यूज कर सकते हैं एज द एग्जांपल। देन द नेक्स्ट ये पीसीएस के लिए सतीश कुमार को चेयरमैन रेलवे बोर्ड का किया गया। जस्ट इतना ही, 1 लाइनर क्वेश्चन आता है पीसीएस में कि किसका अपॉइंटमेंट क्या हुआ, उसमें यू कैन यूज दैट। आफ्टर दैट हिमाचल में जो मैरिज का एज था वीमेन का, वो पहले 18 था, अभी बढ़ा के उसको 21 कर रहे हैं। तो मैरिज इज द सब्जेक्ट किस लिस्ट में है? स्टेट लॉ बनाया है, तो या तो स्टेट में होगा या तो कॉन्करेंट में होगा। ये तो दोनों तो आपने बोल ही दिया। आप लोगों को पता है ना लिस्ट सिस्टम क्या है? एक दिन मैं डिस्कस किया था, व्हाट इज द लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम इज दैट as per the constitution there is the division of the power of the central government and the state government, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है कि उस एरिया में लॉ बना सकते हैं। जैसे डिफेंस हो गया, करेंसी हो गया, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी मैटर हुआ तो सेंटर हो गया। ओके, वहां पे मोदी जी लॉ बना सकते हैं बाय द पार्लियामेंट। दूसरा होता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में योगी जी, स्टेट गवर्नमेंट लॉ फ्रेम करती है डिफरेंट एरियाज में, जो लोकल लेवल पे इंपॉर्टेंस होता है। जैसे प्राइमरी एजुकेशन लोकल लेवल का इंपॉर्टेंस होता है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। क्योंकि केरला का अलग नीड हो सकता है, यूपी का अलग नीड हो सकता है। केरला इज मच अहेड इन एजुकेशन एज कम्पेयर टू द यूपी एंड बिहार। यूपी और बिहार की तुलना में तो वो यूएस है केरला का एजुकेशन देखे तो। आर यू गेटिंग ना? तो दैट इज द लेवल। इसीलिए जितने भी लोकल चीजें होती हैं दैट इज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। और ऐसा चीजें जो इंपॉर्टेंट है नेशनल लेवल पे, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट को हम थोड़ा सा पावर दे देते हैं एज पर द लोकल नीड, तो वो कॉन्करेंट लिस्ट होता है। दैट विल बी द थर्ड लिस्ट। क्लियर हो रहा है? मैरिज जो है वो थर्ड लिस्ट में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है। क्लियर? दैट इज द थिंग। 3 लिस्टिंग सिस्टम समझ में आ रही है? एंड किस शेड्यूल में है? 7th शेड्यूल। वेरी गुड। देयर आर टोटल 12 शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, लॉ बुक। एक दिन पढ़े थे ना हम लोग, पॉलिटी में पढ़ा था व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ बुक। बाय दैट द कंट्री इज गवर्न, इट्स पीपल गवर्न विद इन द टेरिटरी, पढ़े थे। उस लॉ बुक में अब हमने 2 लेवल पे गवर्नमेंट लगा है। वैसे 3 लेवल पे रखा है, लेकिन 2 लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट क्लियर कट डिफाइंड है।
जो हमारा थर्ड होता है लोकल बॉडीज होता है, पंचायत एंड नगर पंचायत, डिफरेंट लोकल बॉडीज, ओके, दैट विल बी द थर्ड टीयर। बट द टू टीयर्स आर क्लियरली डिफाइंड, कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्लियर कट में डिफाइन किया कि आपका ये पावर है और आपका ये पावर है, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, होता है ना, क्लियर कट होता है। हाँ, यही तीन सूचियां हैं, ठीक है। तो क्लियोरिटी रहने के लिए हमने उसको डिवाइड किया है। यहाँ पे मैरिज इज इनटू द कॉन्करेंट लिस्ट, इसीलिए हिमाचल में बनाया है 21 कर दिया, पहले 18 था, ओके। देन वी विल बी स्टडिंग द कूनो नेशनल पार्क में अभी हम चीता लेके आ रहे थे। चीता इंडिया में बहुत पहले था, 1950 में एक्सटिंक्ट हो गया था। रे एंट्री कर रहे हैं, कूनो में हम कर रहे थे। और कहां से हम लेके आए थे? यस, तो हम टू अफ्रीकन कंट्रीज से लेके आए थे, साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया, नामीबिया से लेके आए थे, ठीक है, क्लियर। तो उसको लेके है। देन वी विल सी दैट द जो एम पॉक्स, व्हाट इज द एम पॉक्स? मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स को लेके अभी काफी ग्लोबल लेवल पे पैंडेमिक इसको डिक्लेयर किया गया, इमरजेंसी कंडीशन डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया है। इसको लेके हमने जो इसकी टेस्टिंग होती है आरटीपीसीआर, उसको अभी हमने फाइनलाइज किया है कि ये टेस्टिंग हम करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो रिस्पॉन्स टाइम होता है, पहले ज्यादा टाइम लगता था, अभी इसको रिड्यूस कर दिया ताकि रिस्पॉन्स टाइम जल्दी हो, तो हम जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, जो भी क्योर होता है, वो अर्ली स्टेज पे स्टार्ट कर सके, दैट इज द मेन थिंग। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द बाल्ड इबिस, बाल्ड इबिस इट इज ए स्पीसीज, ये एक्सटिंक्ट हो गया था, दोबारा से कुछ हमने जेनेटिकली इसको रिवाइव करने की कोशिश किया है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो बाल्ड इबिस है, दैट इज द माइग्रेटरी बर्ड। ठंड में दे विल बी लिविंग इन द इक्वेटोरियल एंड द ट्रॉपिकल एरिया, क्योंकि यहाँ पे ठंड में थोड़ा सा ठंड का लेवल कम होता है। एंड इन द नॉर्मल कंडीशन दे विल बी लिविंग इनटू द हायर लैटिट्यूड, लाइक द रसन एंड यूक्रेन वाले एरिया में ऊपर रहते हैं, वहां पे ठंड रहती है गर्मियों में जब यहाँ पे रहती है। दिक्कत ये था कि ये जब माइग्रेट कर रहे हैं तो अभी सब गायब हो चुके हैं। ये होता है कि एनिमल भी, उनका जो ओल्ड जनरेशन होता है वो टीच करता है, डॉग्स, कैट, एवरीवन, काऊ अपने बच्चे को कुछ ना कुछ टीच करता है। तो जाने का और आने का एक जो रास्ता होता है, ये भूल जा रहे हैं, किसी और दिशा में चले जा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, तो मैक्सिमम का डेथ हो जा रहा था। तो अभी जो आर्टिफिशियली हम इनका माइग्रेटरी रूट भी हम क्लियर कर रहे हैं, हम गाइड कर रहे हैं कि इधर से जाना है, इधर से आना है, कहीं इधर उधर होंगे तो वी विल बी गाइडिंग बाय द ड्रोन एंड अदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी। क्लियर हो रहा है? नाउ इट इज इन टू द क्रिटिकल, जो लिस्ट होता है ना IUCN का, एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो अभी शायद इंडेंजर्ड में इसको रखा गया है। देन वी विल बी सीइंग दैट द कोविड-19 को लेके जो हमने ग्लोबल लेवल पे पैंडेमिक डिक्लेयर किया है, उस पे साउथ एंड जो वेस्टर्न कंट्रीज है, साउथ कंट्रीज का मतलब डेवलपिंग कंट्रीज, नॉर्थ एंड साउथ में वर्ल्ड डिवाइड है। देयर इज ऑलवेज द डिबेट ऑन द इक्विटी। इक्विटी का मतलब कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास कैपिटल है, उनके पास मशीनरी है, लेकिन जरूरत के टाइम पे वो शेयर नहीं करते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड के द्वारा। ये हमने कोविड में भी देखा कि उनके पास टेक्नोलॉजी था, काफी दिक्कत हो रही थी। इसी पे एक पैंडेमिक ट्रीटी की बात हो रही है कि एक ट्रीटी हो जाए कि आप डेटा उठाते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड से। डेवलपिंग वर्ल्ड का मतलब जो हम इंडिया, ब्राजील, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यहाँ से आप उठाते हैं डेटा, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है, जब दवा वैक्सीन बन जाता है, तो आप इक्वली शेयर नहीं करते हैं। आप तो हमारा ही सब कुछ ब्लड, सारा जेनेटिक सैंपलिंग लेते हैं, लेकिन यू मेक द मेडिसिन एंड द वैक्सीन एंड यू डोंट शेयर। ये मेन इश्यू आता है। तो इसी पे डिबेट है कि अभी जो एमपॉक्स को लेके भी आ रहा है कि कैसे एक तरीके से इक्विटेबल ये शेयरिंग मेथड बनाया जाए। ये क्लियर हो रहा है? What is the main debate on that? पैंडेमिक ट्रीटी पास नहीं हो पा रही है, ये शेयरिंग को ही लेके। डेवलप्ड वर्ल्ड कह रहा है कि शेयरिंग में हम 20% दे रहे हैं, हम 20% दे देंगे। जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो कह रहा है कि पूरा हमें कम से कम 50% का हमें शेयर चाहिए। दैट इज द मेन डिबेट एरिया। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द कंटिन्यूइंग चोर इनटू द चाइनीज मिलिट्री। यहाँ पे क्या है, चाइना का जो अभी फेर बदल हो रहा है, जो मिलिट्री है वो साउथ चाइना सी में भी लड़ रहे हैं, हमसे भी उनका कहीं ना कहीं बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, लद्दाख में है, सिक्किम में है, अरुणाचल में है। कंटिन्यूअसली वी आर एट द कन्फ्रंटिंग ईच अदर। तो उस पर एक डिटेल एनालिसिस है कि अभी जो इनका पॉलिसी चल रहा है वो किस बेसिस पे है।
तो दैट विल बी नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस इतना है कि उनका जो मिलिट्री जो मेन उनका फ्रंट लाइन है उस पर वो चेंज कर रहे हैं। सेबी का जो चेयरपर्सन है वो न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? कंटिन्यूअसली न्यूज में है। व्हाट वाज द मैटर? व्हाट्सएप पे आ रहा होगा ना ये चीजें। सेबी की जो चेयरपर्सन है उन पे आरोप लगा है, एक यूएस का रिसर्च, ये एनजीओ के जैसे काम करता है, वो रिसर्च करता है ऑन द डिफरेंट स्टॉक मार्केट में जो पैसे लगाते हैं। इसमें ये था कि जो सेबी है, सेबी के बारे में पता है? व्हाट इज द सेबी? सेबी के बारे में क्या पता है? जो हम लोग स्टॉक मार्केट में खरीदते हैं ना, जो शेयर मार्केट में शेयर्स, वो ट्रांसपेरेंट रहे। ये नहीं कि कंपनी खुद खरीद रही है और अपना प्राइस आर्टिफिशियली हाई कर रही है। इस सब चीज को रेगुलेट करने के लिए सेबी है। एंड सेबी का जो चेयरमैन है, ये पाया गया कि अगर वो खुद शेयर में पैसा लगाया रहेगा किसी कंपनी का और वो रेगुलेटरी भी है, तो वो क्या करेगा? अगर प्रिंसिपल का खुद का बेटा एग्जाम दे रहा है और उस पर अगर वो इन्वॉल्व है कॉपी भी चेक करने में, तो वो क्या करेगा? आर यू गेटिंग ना? देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वहां पे किसी और को कॉपी चेक करने को देना चाहिए ना। तो यहाँ पे है कि सी वाज द हेड ऑफ द सेबी एज वेल एज अदानी ग्रुप में उनका शेयर था। इसको लेके काफी डिबेट चल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपने पहले क्यों नहीं बताया, और आप जब ज्वाइन की तो यू शुड हैव द, उसको शेयर होल्डिंग से बाहर आ जाना चाहिए था। ये था। ये कह रही है कि मैं तो आ गई थी, मैं तो 2 साल पहले ही आ गई थी, ये तो झूठा आरोप है। फिर बाद में पता चला इनके पति के नाम से भी शेयर था। हर हस्बैंड हैज आल्सो सम शेयर इन द अदानी ग्रुप। तो उसी को लेके डिबेट चल रहा है कि क्या ये किस तरीके से है। इसी को लेके डिमांड चल रहा है कि इस पे एक कमिटी बना देनी चाहिए, पार्लियामेंट्री कमिटी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या क्लियरिटी है। दैट इज द मेन थिंग। After that, we will be studying that the correcting the rumor can reduce the support for the vigilant. Vigilantism ये होता है कि जैसे नहीं आप देखते हैं, यहाँ पे किसी तरीके का विजिलेंटिज्म हो जाता है। सबसे सिंपल एग्जांपल जो आज के चल रहा है कि काऊ काऊ जैसे कोई ये बीफ ईटिंग के लोग लेके लिंचिंग हो रही है ना, कि वो देखते रहते हैं कौन बीफ खा रहा है कौन नहीं कर रहा है। इस पे र्यूमर का बहुत इंपैक्ट होता है। व्हाट इज द र्यूमर? अफवाह। जैसे अभी देखा होगा, एक लोग ट्रेन में जा रहे थे, 3 मुस्लिम्स, उन्होंने नॉर्मल मटन लिया था लेकिन अफवाह उठा कि नहीं बीफ है बीफ है। अब चेक थोड़ी, लोग लेके मशीन बैठे, उनको थोड़ा सा कुछ सुगंध ऐसे वैसे आते हैं, उनको लगता है वो है, लेकिन कई बार तो वो नॉर्मल मटन भी रहता है। तो इस सब चीजों को लेके हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लिंचिंग का केसेज है, और मैक्सिमम इसमें केस में र्यूमर है, रियलिटी नहीं है। मानिए लोग गाय को लेके जा रहे हैं नॉर्मल अपने कुछ एक्टिविटीज के लिए, फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए, अब वो ये बोल रहे हैं नहीं मीट के पर्पज के लिए ले जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, मॉब को थोड़ी इतना इन्वेस्टिगेशन आएगा, सब कुछ आएगा, वो तो पुलिस करेगी ना। मॉब के पास दिमाग नहीं होता, उन्हें सिर्फ वायलेंस आएगा। तो दैट इज द केस। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि र्यूमर को अगर करेक्ट कर दिया जाए तो जो विजिलेंटिज्म है, विजिलेंटिज्म कहीं पे भी हो सकता है। जैसे कि होता है कि कौन किस तरीके का, किसी किसी गांव में आप खाप में चले जाइए, खाप वाले एरिया में, वहां पे लड़कियां किस तरीके का पल्लू पहनेंगी नहीं पहनेंगी, ये सब वो डिसाइड करते हैं। कोई अगर नहीं पहनता तो उसके खिलाफ भी कुछ निकाल दिया जाता है कि अरे इनके घर की ऐसी है, उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा। आज गेटिंग ना? तो विजिलेंटिज्म ये किसी भी एरिया में हो सकता है। जैसे एक तो काऊ का मैंने एग्जाम्पल दिया, फिर विमेंस के बिहेवियर का दिया। अभी जैसे विजिलेंटिज्म में एक आ गया, ये जो अफगानिस्तान है वहां पे कौन रूल कर रहा है? तालिबान रूल कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो वेस्टर्न एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, कुछ भी, वो बिगड़ रही हैं। अभी हाल ही में उन्होंने फतवा जारी किया। तो दैट वाज द अदर केस। तो कहाँ है कि वो देखने लगे ना कि बच्चा कौन सा बुक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे विजिलेंटिज्म हो गया ना, किसी की लड़की जा रही है पढ़ने, आ रही ये बुक पढ़ा, तो उसको आप लगते हैं गाइड करने। यहाँ पे यूपी में क्या चल रहा था अभी, रोमियो स्क्वाड, कि कौन किसका बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहा है नहीं घूम रहा है, ऐसे कुछ कर रहे थे ना। दैट वाज द कॉमन केस। तो ऐसे में जो होता है मॉब डिसीजन हमेशा क्या होता है, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। वो कहीं ना कहीं वायलेंस को प्रमोट करते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारा फ्रीडम है, हमारा जो चॉइसेज है, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हमें क्या करना है। हु आर यू टू डिसाइड व्हाट आई शुड ईट, विद हुम आई शुड वॉक, और आई शुड बी गोइंग एनीवेयर। वो होता है ना, जब तक मैं इलीगल काम ना करूं तब तक किसी का इंटरफेरेंस मेरे लाइफ में नहीं होना चाहिए। दैट इज द, एक फ्री सोसाइटी का यही होता है, एक फ्रीडम, एक जहां पे जो सिटीजन होता है उसके राइट को इंश्योर कैसे किया जाता है,
उसके राइट को ये इंश्योर किया जाता है ना ही स्टेट और ना ही कोई अलग से कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ज्यादा गाइड करे बियॉन्ड द रूल। जो रूल है यू हैव टू फॉलो ओनली दैट, वही लिमिट होनी चाहिए। आफ्टर दैट देयर इज द ओपेक प्लस आउटपुट में पुश इंडियन रिफाइनर्स टू सोर्स ऑयल फ्रॉम द अमेरिकाज। व्हाट इज द ओपेक प्लस, बस इसको जानेंगे। व्हाट इज द ओपेक? जितनी भी कंट्रीज जो पेट्रोल प्रोड्यूस करते हैं उन्होंने एक ग्रुप बना के रखा है, दे आर द नोन एज द ओपेक। ओपेक प्लस में कुछ अलग से कंट्रीज है जहां पे अभी रिसेंटली होने लगा, जैसे रशिया हो गया एंड सम अदर कंट्रीज, वो भी ओपेक प्लस में आ जाएंगे। दैट शुड यू, दिस इज द थिंग दैट यू शुड नो। यूएन कॉल्स आउट द चाइनाज प्रॉब्लमेटिक ह्यूमन राइट्स पॉलिसी इन द जिनजियांग। जिनजियांग का लोकेशन जानना इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है जिनजियांग? यस। जो हमारा सर है ना भारत का, जो अक्साई चाइना को उन्होंने कब्जा किया है ना, जस्ट उसी के ऊपर है। अक्साई चाइना को उन्होंने जिनजियांग में ही मिलाया है, ठीक है। तो उसका लोकेशन पता होना चाहिए। वहां पे लेके एक विद्रोह चल रहा है। वहां के एक ट्राइबल मुस्लिम होते हैं, उगुर उनका नाम होता है। उगुर के वो काफी खिलाफ है। उगुर है, अपना इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करते हैं। चाइना इज ए कम्युनिस्ट टाइप ऑफ कंट्री, वो रिलीजन में विश्वास नहीं करता। ऐसे भी मार्क्स कहते थे रिलीजन इज लाइक द ओपियम, नशा होता है। तो आप देखते ही हैं नशा कितना होता है, लोग कितने भी लेवल पे जाते हैं। दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। तो वहां पे ये क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं जो उगूर है, पहले उन पे वायलेंस किया, उनके कल्चर को कंट्रोल करने की कोशिश किया। अब जब आप पे वायलेंस होता है तो आप क्या कहते हैं, हमें अलग देश बनाना है, मैं तो चाइना के साथ रहूंगा नहीं। तो उसको सेपरेटिज्म भी बहुत ज्यादा है, तो उसको लेके वहां पे काफी वायलेंस एंड काफी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलता रहता है। चाइना उसको लेके काफी सीरियस रहता है। इसी के लिए अक्साई चाइना को चाइना हमें देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि कंट्रोल करने के लिए रोड है। अक्साई चाइना से रोड बना है जो जिनजियांग में जाता है। जिनजियांग इज वेरी सेंसिटिव प्रोविंस फॉर द चाइना। क्लियर हो रहा है? लोकेशन पता है तो लोकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। देन नेक्स्ट न्यूज इज द एमपॉक्स आउटब्रेक इन अफ्रीका रिजल्टेड इनटू द नेग्लेक्ट। तो ये तो एमपॉक्स का कंटिन्यूअसली है। पहले एक कंट्रीज में था, अब नियर अबाउट 12 कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज में है। दैट इज द मेन इशू दैट वर्ल्ड इज फेसिंग। नेक्स्ट विल बी द एक्सपोर्ट फ्लैग्स न्यू क्रैकडाउन ऑन द रोहिंग्या इन म्यांमार। व्हाट इज द रोहिंग्या? आपका मुस्लिम हो गया, आप बता दीजिए आप क्या कह रहे हैं। आपका भी सही है, इनका भी सही है। मुस्लिम है, वो भाग के म्यांमार से बांग्लादेश में आए हैं बहुत। हाँ हाँ, मेनली बांग्लादेश में और इंडिया में भी कहीं कहीं कैंपिंग है। रोहिंग्याज आर द एक टाइप ऑफ द मुस्लिम, होता है ना, कई सेक्ट होते हैं, तो उसमें से दे आर द मुस्लिम। और जो म्यांमार, बर्मा, रंगून, रंगून, यस, बांग्लादेश में। इंडिया में भी छोटे छोटे कैंप हैं। उनका मेन है कि वहां पे जो बांग्लादेश का मेन पॉपुलेशन है दैट इज द बुद्धिस्ट, और बुद्धिस्ट को लगता है कि दे विल क्रिएटिंग द वायलेंस, ये हमारे देश में इंक्रोच किए हैं हमारे देश। हाँ हाँ, वहां पे इन पे ये आरोप है कि दे आर डूइंग द वायलेंस। तो वहां की आर्मी ने क्रैक डाउन, कुछ जैसे होते हैं ना कि अगर आप माइनॉरिटी में है तो हमेशा एक सेपरेट नेशन की बात होने लगती है। जैसे इंडिया में सिखिज्म के नाम पे आप खालिस्तान का मूवमेंट होने लगता है, नागालैंड अपना अलग डिमांड करने लगता है। तो ऐसे ऐसे हर जगह जहाँ पे माइनॉरिटी होती है वहां पे एक तरीके से मेजोरिटी माइनॉरिटी में जब टसल हो जाता है। जैसे अब जॉब नहीं है तो क्या कहेंगे, जॉब ये खा रहा है वो खा रहा है, ओवरऑल जॉब किसी के लिए नहीं होता है। लेकिन ये होता है कि इसके कारण जॉब जा रहा है। जैसे मुंबई में है, बिहार के लोग जाएंगे मारना स्टार्ट कर देते हैं ना कि बिहार के लोग, यूपी के लोग आके सारा जॉब कर ले। ओवरऑल जब जॉब रहता है तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, जब जॉब नहीं रहेगा तो कोई ना कोई आरोप लगाने के लिए मिल जाता है। हमेशा माइनॉरिटी को आरोप लगाया जाता है। दैट इज द कॉमन केस। जैसे श्रीलंका में है तमिलियंस, तमिलियंस पे आरोप लगाया जाता है कि सिंघलीज वहां मेजोरिटी में है। सिंघलीज आर द बुद्धिस्ट। श्रीलंका पता है ना कंट्री, आर यू गेटिंग ना करंट अफेयर्स? थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा डेविएट हो रही है, क्लियर हो रहा है? श्रीलंका पता है, देयर इज द टू कम्युनिटी, बुद्धिस्ट उनको सिंघलीज कहते हैं, एंड तमिलियंस जो तमिलनाडु के हिंदूज एंड मुस्लिम। तमिलियंस में सब आएंगे, हिंदूज एंड मुस्लिम, बट दे आर एसोसिएटेड विद द साउदर्न स्टेट तमिलनाडु। वही है, उन्होंने माइग्रेट किया था 100-200 साल पहले। अब वहां पे उनका एजुकेशन काफी अच्छा है, जॉब में भी उनकी अपॉर्चुनिटी काफी अच्छा है, क्योंकि उनका कनेक्शन तमिलियन से है। और तमिलियंस ओवरऑल डेवलप्ड है, इंडिया में भी
केरला एंड दे आर द डेवलप्ड इन द सोशल इंडिकेटर्स। और तमिलियंस की ये बात है, दे आर ऑल्सो एट द वर्ल्ड लेवल माइग्रेटेड है और काफी पैसे वाले होते हैं तमिलियंस, तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर देते हैं। तो इसीलिए जो श्रीलंका का भी तमिलियंस है, दे आर द स्ट्रॉन्गर, दे आर द मच डेवलप्ड, दैट इज द केस। तो वहां पे जो सिंगलीज को लगता है कि इनके कारण हमारा जॉब ज्यादा है, ये हमारा कैप्चर कर, जैसे इंडिया में नहीं कहते कि मुस्लिम कैप्चर कर दें, आपके व्हाट्सएप मैसेज आता रहता है ना कि 50 साल बाद मुस्लिम वो हो जाएगा, लेकिन रियलिटी इज दैट द जो भी मेजोरिटी माइनॉरिटी होता है दैट इज ऑन द एजुकेशन लेवल, नॉट ऑन द कि आप पॉपुलेशन बढ़ा के आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जब अकबर था तब के भी जमाने में 7% मुस्लिम थे, दैट इज द मतलब जो डेटा अभी तक फैक्ट है। तो दैट इज द मेन थिंग। ऐसे हर जगह पे जहां पे माइनॉरिटी मेजोरिटी के बीच में टसल होता है, मेजोरिटी यही कहती है कि ये माइनॉरिटी है, कल को ये मेजोरिटी हो जाएगी, पॉलिटिकली ये डोमिनेंट हो जाएंगे। सभी जगह का यही हाल है, वो यहाँ हो, श्रीलंका में हो, नेपाल में हो या म्यांमार में हो, एवरीवेयर irrespective of the your religion there will be the minority and majority angle, and always the minority are accused of the they will be dominating in the future। जैसे बिहार में नहीं, महाराष्ट्र में क्या कहते हैं कि कल को सारा कैप्चर तो बिहार के लोग कर लेंगे, दैट इज द मेन थिंग। तो ये चीजें हमेशा चलते हैं, वही चीजें म्यांमार में भी चल रही है और वो अभी बांग्लादेश में एज द रिफ्यूजीज दे आर लिविंग देयर, तो उसके लिए ये कंटिन्यूअसली न्यूज में है। जय शाह को आईसीसी का चेयरपर्सन हो गया पीसीएस के लिए, दैट विल बी इंपॉर्टेंट, ही विल बी द यंगेस्ट पर्सन। आफ्टर दैट ये डिफरेंट प्लेयर्स के नाम है जो अभी आपको बस इतना जानना है कि वेयर दे आर रिलेटेड, किस एरिया से एसोसिएटेड है, इतना काफी है, बहुत ज्यादा आपको उस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं, वो ऑनलाइन में ही पूछेगा। एंड ये एक प्लेयर है दैट इज इनटू द स्नूकर्स, अभी ये काफी इमर्ज हो रहा है, तो दिस विल बी ऑल्सो फॉर द पीसीएस। स्पोर्ट्स न्यूज केवल पीसीएस में आता है, यूपीएससी में नहीं पूछता है, नाम हम तो कत्ते नहीं पूछता है, लेकिन पीसीएस में पूछते हैं 4-5 क्वेश्चन कम से कम स्पोर्ट्स से आते हैं कि कौन, हाँ ओलंपिक है तो इस बार ओलंपिक से क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें भी वर्ल्ड कप में कौन फाइनल में जा रहा है, कहाँ पे हो रहा है, तो थोड़ा सा आप जानते रहेंगे तो नाम से फेमिलियरिटी रहेगा, तो इतना पता होना चाहिए कौन सा प्लेयर किस खेल से, किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, दैट विल बी द सफिशिएंट। समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ये यहाँ पे एक देयर इज अ पिक्चर, वहां पे दिया है कि पहला स्टार्ट करते हैं आयुष मिनिस्ट्री से लेके, तो यहाँ पे बस आपको ये जानना है जो एडवर्टाइजमेंट को लेके एक ही हमारे पास एक्ट है एट द सेंट्रल लेवल, दैट इज द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स एंड एक्ट 1945। इसमें यह है कि आपको कैसे आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, कितना आपको इंफॉर्मेशन रिलीज करना है, दैट इज ऑल डिपेंड ऑन क्या हो गया है। हाँ यही रूल हमेशा एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज होगा, दे विल बी गवर्न बाय द दिस रूल। जैसे अभी बाबा रामदेव पे जो फाइन लगा है, जितनी भी कंटेम्प्ट केसेज है, वो ही वाज वायलेटिंग द दिस रूल इटसेल्फ। तो एक रूल है, ये याद होना चाहिए, ड्रग्स एंड द कॉस्मेटिक रूल्स, दैट इज फॉर द एडवर्टाइजमेंट। एनी एडवर्टाइजमेंट अगर वो कहीं से भी मिसलीडिंग होगा, मिसलीडिंग का मतलब आप बता कुछ और है, उसकी प्रॉपर्टी कुछ और है, जैसे नहीं आता है कि आप चौंपरास खाइए और एकदम सोने जैसा अपना पूरा ये आता है डिफरेंट टाइप ऑफ, तो जो भी होता है दैट शुड बी द प्रॉपरली, मतलब ये नहीं होगा कि आप बहुत ज्यादा क्लेम करने लगे। जैसे बाबा रामदेव बोला कोरोनिल, कोविड चला जाएगा खा लीजिए, लेकिन नहीं था, तो कहीं ना कहीं ही वाज इम्पोज विद द फाइन। तब ये इसी रोल के इसी एक्ट के थ्रू हम फाइन जो भी इम्पोज करते हैं वो करते हैं। क्लियर हो रहा है? बस ये एक्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द बदलापुर हियरिंग। यहाँ पे मेनली किस चीज को लेके है, जो वीमेंस से रिलेटेड, जैसे अगर माइनर से रिलेटेड अगर कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है तो हमारे लिए एक प्रॉपर एक्ट है, वो डेडिकेटेड है, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इसमें है कि किसी भी अगर चाइल्ड के साथ कोई भी हरासमेंट का केस होता है तो नाम नहीं डिस्क्लोज होना चाहिए। अब अभी देखा है कि जो भी केसेज है, कई केसेज में ये नाम डिस्क्लोज कर देती है मीडिया, या फैमिली, टीचर, किसी का भी नाम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी प्राइवेसी और आने वाले लाइफ को थ्रेट होने लगता है। होता है ना कि वो चाइल्ड उतना ज्यादा संभाल नहीं पाता है चीजों को, तो इसीलिए इस सब को हमने बैन किया है। लेकिन अभी हमने देखा कि अभी एक केस था, उसमें मीडिया ने डिस्क्लोज किया है, तो उसको लेके ये केस है कि कहां तक हम कर्व करें इस सब चीजों को।
तो दैट इज मेनली एसोसिएटेड विद दैट। तो पास को आपको पता होना चाहिए कि चाइल्ड से सेक्सुअल हरासमेंट होगा तो पॉक्सो ये लॉ लगेगा। ये सेक्स न्यूट्रल है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अप्लाइड है। बीच में अभी था केवल फीमेल के लिए था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर मेल चाइल्ड के साथ भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होगा तो वी विल बी गोइंग विद दिस लॉ। ये जो मछली छोड़ है स्नेक हेड मदल फिश है, ये इंडिया में नहीं पाई जाती है, लेकिन इसका ये है कि मेनली ये अभी दिस इज नोन फॉर द इट्स शेप। स्नेक्स का इसका शेप होता है, एक बार मैं वो दिखाता हूँ। दिस इज लुक लाइक द स्नेक शेप, और ये मछलियों को और भी इंसेक्ट को खाती है। कॉर्निवोरस है। कॉर्निवोरस का मतलब दे विल बी ईटिंग, दे विल बी लाइक द प्रीडेटर। जैसे होता है ना टाइगर प्रीडेटर, वो खुद का फूड नहीं बनाता है, वो दूसरे स्पीसीज पे डिपेंडेंट होता है। दैट इज द मेन थिंग। दूसरी चीज है कि इसकी सर्वाइवल कैपेसिटी ज्यादा है। सर्वाइवल कैपेसिटी का मतलब किसी भी इन्वायरमेंट में जाके ये सस्टेन कर सकती है। जैसे होता है ना, हम लोग अगर यहाँ से जाए और पहाड़ों पे 10 दिन में तबीयत खराब हो जाता है, तो सर्वाइवल कैपेसिटी मेरा अच्छा नहीं है। कोई कोई होगा कि वो माउंटेन पीक पे भी चला जाए या कोस्टल एरिया में चला जाए, उसकी जो सर्वाइवल कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे कंडीशन में उनके पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इस फिश का कहीं पे भी डाला जाता है, इसकी जो पॉपुलेशन है बहुत तेजी से ग्रो करता है, और जो लोकल स्पीसीज होते हैं उनको रिप्लेस करने लगता है। होता है ना, जैसे अब हम लोग अभी बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र में पीपल गोइंग फ्रॉम द बिहार एंड द यूपी, तो वहां पे सर्वाइवल ज्यादा है, तो नहीं हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कल को उनका पॉपुलेशन ज्यादा होगा, दे विल बी डोमिनेटिंग। दैट इज द थिंग विद दिस स्पीसीज एज वेल। ओके, इसका नाम लिख लीजिएगा, स्नैक हेड म्यूरल। इसका नेचर जो होता है प्रीडेटर होता है। सी विल बी ईटिंग द फिश इटसेल्फ, इंसेक्ट इटसेल्फ एंड द अदर स्पीसीज। स्मॉल मैमल को भी खा लेते हैं। मैमल का मतलब छोटे छोटे, जैसे मुर्गी हुई या छोटे और भी हो, चूहे हो गए, दे विल बी ईटिंग टू द दोज एज वेल। इन्वेसिवनेस है। इन्वेसिवनेस का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज मीन बाय द इन्वेसिव स्पीसीज? हम लोग डिस्कस किए हैं इसको पहले भी। क्या बताया था? 2-3 बार मैं डिस्कस किया हूँ। ये बहुत कॉमन है, इन्वायरमेंट का एक टर्म है। इन्वेसिव का मतलब दूसरे जगह पे जाके सर्वाइवल कर देना। अभी डिस्कस कर रहा ना कि इनकी सर्वाइवल कंडीशन काफी हाई है, और इन्वेसिव का मतलब ये जाके वहां के स्पीसीज को गायब कर देते हैं और खुद ही इनका डोमिनेशन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ का मेन फिश अपने नदी में कौन सा पाया जाता है? रोहू। अगर ये आ जाएगा तो रोहू गायब हो जाएगा। ये रोहू के बच्चे को खा खा के खुद ही बचेगा। रोहू की जितनी भी स्पीसीज होगी वो हो सकता है 10 साल में गायब हो जाए। दैट इज द मेन थिंग। यहाँ पे उसको इन्वेसिव कहते हैं, कि दूसरी जगह पे जाए और कहीं ना कहीं वहां के जो लोकल नेटिव स्पीसीज है उनको थ्रेट पहुंचाने लगे। क्लियर हो रहा है ये चीजें? व्हाट इज द मेन पॉइंट? इन्वेसिव स्पीसीज का मतलब समझ में आ रहा है ना? दिस इज एयर ब्रीदिंग एज वेल। स्नेक हेड म्यूरल फिश। एयर ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? मछली एयर ब्रीदिंग, नॉर्मल मछलियों का गिल होता है ये वो, लेकिन इसको आके एयर लेना पड़ता है पानी के बाहर। तो दैट मैक्सिमम 95% जो फिश होती हैं दे हैव द गिल, और वो अपना पानी के अंदर ही सर्वाइवल कैपेसिटी ज्यादा होता है। बट इट हैव टू कम आउट ऑफ द सरफेस एंड या डॉल्फिन के जैसे इसको भी, लेकिन डॉल्फिन भी अंदर सर्वाइव कर जाती है। सेम इज द कंडीशन विद द इट एज वेल। ठीक है, एयर ब्रीदिंग कुछ ही स्पीसीज है, बहुत रेयर केस में पाए जाते हैं। ये संजीव भट्ट का केस है, जो संजीव भट्ट का भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एथिक्स में आप यूज कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मल तो इनको कई केसों में अभी जेल में ही है। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बनाया गया पीसीएस के लिए, बस इतना ही जानिए। हिमाचल में वी हैव इंक्रीज द एज फ्रॉम द 18 टू 21 मैरिज एज। ऐसा कहा जाता है कि मैरिज एज बढ़ाने से एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लोगों को क्या लगता है? इज इट गुड, पॉजिटिव मूव, सही मूव है इंक्रीज करना?
ओके कहाँ पे? ओके और लोगों का व्यू? एज हिमाचल प्रदेश ने अपना एक कानून बनाया है एंड बाय दैट जो मैरिज का एज है पहले 18 था, अब 21 कर दिया है. तो व्हाट इज योर व्यू? इज इट फाइन? इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कि निगेटिव इम्पैक्ट होगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जैसे मैम अभी बोल रही थी कि दिस विल बी, इट विल बी बेटर फॉर द एजुकेशन लेवल. गांव लेवल पे लोग जल्दी शादी कर देते हैं, अब लॉ रहेगा तो जेल न जाना पड़े, लोग थोड़ा सा रोक के रखेंगे. हमेशा गर्ल्स को बाहर के जैसे देखते हैं, नहीं होता कि जल्दी से शादी हो, दहेज का जो रेट है वो कम रहेगा. जितना एजुकेटेड, जितना एज बढ़ेगा तो शादी का होना थोड़ा मुश्किल होता है, और यू हैव टू पे द डाउरी एज वेल. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है. दूसरी चीज है कि अब एज अब रोक दिया तो पढ़ने का एज हो जाएगा. जैसे कई आप गर्ल्स को देखते होंगे कि क्लास 12th में ही शादी कर देते हैं, अभी ग्रेजुएशन में है तभी शादी के कारण फिर पढ़ाई छूट जाता है, क्योंकि शादी के बाद इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी, क्योंकि यू हैव द डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वुमेन्स का ऐसे ही होता है कि खाना का भी बनाना है और फिर पढ़ाई भी करना है. उसके बाद अगर चाइल्ड का वो बियरिंग हो जाए तो ट्रिपल बर्डन हो जाता है, क्योंकि बच्चों में तो 2 साल तो आपको लगना ही पड़ता है. स्टार्टिंग के जो 2 साल होता है यू कैन नॉट, वो आप 1 मिनट के लिए इधर भी नहीं देख पाते, क्योंकि उनको संभालना पड़ता है, वो कहीं कूद के और कहीं और चले जाएंगे, या तो घर में कोई संभालने वाला हो. तो दिस इज वेरी मच प्रॉब्लमेटिक होता है ना. तो यहाँ पे दीज आर द थिंग्स, वो मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा. लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट होगा कि मेरा फ्रीडम है, 18 इज द जनरली नेचुरल एज जो होता है कि एक वुमेन्स बिकम मेच्योर या मेल्स बिकम मेच्योर. लेकिन कहीं ना कहीं अभी तो ठीक है, उसके बाद इससे केसेज आरोप बढ़ने लगते हैं. जैसे नहीं होता कि लव मैरिज का केसेज होता है, अब ये कर देंगे तो वो आरोप लगा देंगे कि दिस इज नॉट क्रॉसिंग द एज, और वहां पे फालतू का ये सब केसेज होने लगते हैं. तो वहां पे एक निगेटिविटी है, और ना 3-4 पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है इसके. तो दैट इज मेन थिंग. अगर जैसे ये सब चीजें दुखद है कि हमारे सोसाइटी में ऐसे ऐसे. हम्म हम्म निगेटिव का सबसे ज्यादा ये है कि योर फ्रीडम इज लॉस ना, और ये दुख. हम्म 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 या मेनली सोसाइटल मुद्दा है कि सोसाइटी के लेवल, सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर है वो चेंज करना पड़ेगा. लेकिन जो अनएजुकेटेड है उनको तो लॉ का डर दिखाना पड़ेगा ना. इसके लिए ये है कि लॉ का एक डर होगा, और जिनके पास इतना नहीं है. लेकिन कहीं ना कहीं ये दुखद है कि ऐसे सोसाइटी में हम ऐसे ऐसे लॉ बना रहे हैं. ऐसे का तो मुद्दा ही नहीं होना चाहिए. दैट इज द पर्सनल चॉइस, पर्सनल फ्रीडम. वो तो मैं कभी भी शादी करूँ, दिस शुड बी द माई चॉइस. की और दूसरा क्यों लॉ क्यों बनना चाहिए? इस पे तो लॉ नहीं बनना चाहिए. लेकिन ये है कि ऐसा हमारे समाज में फॉर द वीमेन्स वी हैव नॉट क्रिएटेड ए जस्ट ग्राउंड, फेयर ग्राउंड, इक्विटी नहीं है. तो इसीलिए हमें ऐसे ऐसे लॉ बनाना पड़ता है. जैसे कि रिजर्वेशन, रिजर्वेशन तो बहुत दुखद मुद्दा है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली दैट इज इंक्लूडिंग, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो हम ही करते हैं ना. दिक्कत ये है कि हमारा माइंडसेट है. एक आप पढ़ेंगे, भौरी देवी केस था. भौरी देवी राजस्थान का केस है, जो हम लोग विशाखा केस हम लोग पढ़ रहे थे. विशाखा केस भौरी देवी से ही आया था. तो उसमें ये था कि भौरी देवी एक सोशल एक्टिविस्ट थी. तो उस समय ये हम शादी के एज को, बाल विवाह के खिलाफ हम सोशल कैंपेनिंग कर रहे थे. तो कहीं उसी गांव में किसी वहाँ का वो क्या बोलते हैं, पंचायत हेड जो था,
सरपंच का जो बेटी का शादी था, दैट वाज द चाइल्ड मैरिज। तो वो जाके बता दी पुलिस स्टेशन पे। फिर उसको सबक सिखाने के लिए पूरे उसके पंचायत वो सरपंच के फैमिली ने रेप किया, 5-6 पूरे उसकी फैमिली ने मिलके। तो उसके बाद ही बहोरी देवी केस के बाद ये विशाखा गाइडलाइन से ये सब आया। शी वाज डूइंग द गुड वर्क, बट उसके लिए भी वो करना पड़ा। बहोरी देवी ने काफी लड़ाई लड़ा, फिर उन्हें केस हुआ एंड काफी कुछ चेंज हुआ। तो दैट इज द मतलब लोग ही नहीं तैयार है कि क्यों इसको, पूरा गांव इसके खिलाफ हो गया, कोई नहीं जा रहा था वो गवाही देना। उनको लग रहा था सरपंच ने सही किया। दैट वाज द, जैसे इतने बड़े घिनौने केस के बाद द होल द विलेज वाज सपोर्टिंग द सरपंच इटसेल्फ कि क्यों बोलना था, ये तो हमारे लिए कॉमन है। राजस्थान में चाइल्ड मैरिज इज वेरी कॉमन। तो दैट इज द मेन थिंग, वो सोसाइटल स्ट्रक्चर पे ही चेंज करना पड़ेगा। अभी तो इसके फायदे लग रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारा जो ये है कि हमारा जो लिबर्टी है उसको कर्व करने लगेगा। लिबर्टी शुड नॉट बी कर्व्ड। आने वाले टाइम में जब इसकी जरूरत नहीं होगी तो हमें क्या डिसीजन लेना है, स्टेट घुसने लगेगा हर चीज में, और इसका मिसयूज भी बहुत होता है। जैसे मैंने बताया कि लव मैरिज के केसेस आपस में ये सब चीजें काफी इंपैक्ट होगा, केस स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट इज द मेन थिंग। अभी तो लेकिन पॉजिटिव इंपैक्ट ही हम ज्यादा लिखेंगे। इस बार G20 का कहाँ पे हो रहा है? लास्ट ईयर तो इंडिया में हुआ था, हम लोग पूरा टीवी पे देख रहे थे एकदम। इस साल ब्राजील में हो रहा है, वो ब्राजील सामने लिखा है। तो और लास्ट टू लास्ट ईयर इंडिया के पहले इंडोनेशिया में हुआ था। तो पीसेस के लिए दैट इज इंपॉर्टेंट, इंडोनेशिया में हुआ था लास्ट टू लास्ट। ओके, इस बार का थीम है कि बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड द सस्टेनेबल प्लैनेट। तो वही इनविटेशन के लिए आए ब्राजील के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, ताकि मोदी जी वहां पे जाके पार्टिसिपेट करें। इंडिया एंड ब्राजील ऑलरेडी दे आर शेयरिंग द स्टेज इनटू द, किस में, ब्रिक्स में है हम लोग, ब्रिक्स का तो बड़ा है। तो ब्रिक्स में वी आर कॉमन एट द सेम प्लेटफॉर्म, ठीक है। हमारा एक और चीज यहाँ पे दिया है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इतना ज्यादा है कि एक दिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि दे आर क्रिएटिंग द कंफ्यूजन कि कौन असली दोस्त है कौन नहीं है। होता है ना, 20 दोस्त बना लिया और जब मार खा रहे हैं कोई नहीं आ रहा है, सबको लग रहा है कि वो वाला जाएगा वो वाला जाएगा। दैट इज द मेन थिंग, 2 ही 3 दोस्त हो लेकिन जरूरत पड़ने पे आए। तो यही इंडिया का भी केस है। अभी है कंफ्यूजन कि आपने 40 बना लिया, लेकिन कौन आएगा? सब एक दूसरे को कहेंगे ना, रास्ता सोचेगा कि यूएस जाएगा, आपस में इन लोगों की दुश्मनी है। तो इसमें काफी क्रिटिसिज्म है। इंडिया सबके साथ अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के उस पे रहता है, ठीक है। RT-PCR टेस्टिंग अभी अप्रूव हुआ है। इट विल रिड्यूस द टाइमिंग, जो टाइमिंग है दैट विल बी नाउ इनटू द 40 मिनट। जैसे होता है ना, पहले हम लोग जाते थे कोई भी चीज के लिए तो ब्लड दे के अगले दिन रिपोर्ट के लिए वो बुलाते हैं। तो इसमें होता है कहीं ना कहीं आपका बीमारी बढ़ ही रहा है ना, तुरंत अगर 1 घंटे बाद ही आपको दवा मिल जाए तो जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, वो ग्रो नहीं करेगा। जितना जल्दी आप उसका उसके एंटी आप जो भी मेडिकेशन एग्जेक्ट स्टार्ट करें, ऐसे तो अंदाजे पे देता है ना 1 दिन तक, जब तक टेस्ट नहीं आता 1-2 दिन तक, तब तक डॉक्टर क्या करता है कि उसको लगता है कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन वेरिफिकेशन कंफर्मिटी कब आती है? जब टेस्ट का रिपोर्ट है, और जितना जल्दी टेस्ट का रिपोर्ट है दैट विल बी बेनिफिशियल टू द रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द डिजीज। ओके, क्लियर हो रहा है ये? क्लियर? एनी इश्यू? इंग्लिश का कोई इश्यू नहीं हो रहा है ना? थोड़ा ये हिंदी मीडियम से है, इनको हल्का सा दिक्कत आ सकता है। अभी स्पीड सही है? बाढ़, अच्छा आप भी हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? हो जाएगा, वो प्रैक्टिस पे है, ग्रेजुअली। कोई बात नहीं, आपका 6 मंथ बाद आप कहेंगे हिंदी मुझे कठिन लग रहा है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, यू विल हैव एवरीथिंग। बस ये वाला हम लोग करते हैं, दैट विल बी द, दिस इज द बार्ड इबिस। ये 17th सेंचुरी में ही एक्सटिंक्ट हो गया था। व्हाट इज मीन बाय द एक्सटिंक्ट? वाइल्ड में नेचुरल रूप से कहीं नहीं है, कुछ लोगों ने पाल पोस के रखा है कहीं कहीं पे आर्टिफिशियली। जैसे होगा ना टाइगर रीजन में सारे टाइगर जंगल में गायब हो जाए, आप आर्टिफिशियली रखते हैं। तो उसमें होता है कि अब दोबारा सर्वाइवल के लिए यू हैव टू वर्क आर्टिफिशियली, उनके जीन्स को आप कंजर्व करते हैं, फिर आर्टिफिशियली आप उनका जो भी होता है नेक्स्ट जनरेशन आप वो करते हैं। दिक्कत ये है कि ये हमने कर लिया था सक्सेसफुली, हमने प्रोड्यूस कर लिया था, कई इनके नेक्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस हुए थे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये माइग्रेटरी वर्ड है।
माइग्रेटरी वर्ड के साथ दिक्कत ये है कि क्या दिक्कत है माइग्रेटरी वर्ड के साथ? मेन इश्यू विद द माइग्रेटरी वर्ड इज दैट कि उनको काफी लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ता है। जैसे होता है रशिया से दे हैव टू ट्रैवल टू द इंडिया। अब वो तो होता है ना, हर जनरेशन बताता है ना कि ये रूट है, वो लीड करता है ना। अब इनका पहला स्पीसीज पुराने है ही नहीं, इल्डर्स। जैसे अभी किसी भी फैमिली में है, अगर हम लोग को एकदम नई लाइफ होनी पड़े, हमारे ये माता पिता या हम कभी कांटेक्ट में ही ना हो, तो ऐसे में हमें नहीं पता होगा ना कि शादी का क्या रिचुअल्स है। वी विल बी कंफ्यूजिंग। हु ऑलवेज गाइड? कि जो हमारे एल्डर्स होते हैं वही गाइड करते हैं ना कि इस तरीके से इस समय ये होता है। कोई भी जैसे पूजा हो, वो लोग बताते हैं ना इसमें ये लगता है, इसमें वो लगता है। हमें नहीं पता होता है, हम सीखते हैं। अब इनका जनरेशन, जो ओल्ड जनरेशन है, वो गायब है। नया हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको नहीं पता है, हम उनको लैब में बना रहे हैं। एंड दैट इज द मेन थिंग कि वो जब माइग्रेट कर रहे हैं और आते वक्त वो कहीं और चले जा रहे हैं और ऐसे में डेथ हो जाती है। क्योंकि आप अगर आपका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, आप अगर रस्सा में रहने वाले हो और आप चले जाए अफ्रीका में, वो भी केन्या में, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव फॉर द एनिमल्स। तो ये मेन इशू आ रहा है। दे आर मेनली फाउंड इन द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला एंड द यूरोप। इंडियन एरिया में नहीं है इतना। दैट इज द मेन थिंग, ये आप याद रखिएगा। IUCN का जो इनका है क्लासिफिकेशन, ये अभी इंडेंजर्ड में रखा है। एक्सटिंक्ट, उसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड इंडेंजर्ड, यही होता है ना, आपको पता होगा। बाद में सबसे लास्ट में लिस्ट कॉन्सर्न आ जाता है, जिनका पॉपुलेशन सफिशिएंट होता है, तो दैट विल बी द लिस्ट कॉन्सर्न। ये आपको पता है ना IUCN की लिस्टिंग। IUCN इज ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे, ये NGO है। और कितनी स्पीसीज किस लेवल पे है वो अपना रेड लिस्ट निकालता है। रेड लिस्ट में वो मार्किंग देता है, जो गायब हो गए उनको एक्सटिंक्ट कहेगा, जिनके स्पीसीज काफी कम बचे हैं, 100-150, बचने के चांसेस बहुत कम है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। जो थोड़े से ठीक ठाक संख्या में 3000-4000 है तो उनको इंडेंजर्ड, और जो थोड़े से और ज्यादा है वल्नरेबल, और जो जिनका कोई ऐसा इश्यू नहीं है उनके पॉपुलेशन में, दैट विल बी द लिस्ट कॉन्सर्न। दैट इज द दिस सिस्टम। क्लियर? ठीक है, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज विद द कोविड-19। कोविड-19 अभी क्या डिक्लेयर किया है? ग्लोबल लेवल पे इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इसको ग्लोबल लेवल पे भी इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है, एंड रीजनल लेवल पे अफ्रीका में भी इसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया है। अभी तक ये होता था कि अगर रीजनल लेवल पे है तो ग्लोबल पे नहीं होता था, ग्लोबल पे है तो रीजनल पे नहीं होता था। इसको दोनों लेवल पे ही डिक्लेयर किए हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम। ओके, तो फर्स्ट टाइम इंस्टांस वेयर द बोथ रीजनल एंड द ग्लोबल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर विद द रिस्पेक्ट टू द मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स क्या है? इट इज ए वायरस क्रिएटिंग द डिजीज। और ये कैसा डिजीज कर रहा है? जूनोटिक। व्हाट इज द जूनोटिक? जूनोटिक डिजीज क्या होते हैं? एनिमल से एनिमल्स ट्रांसफर होते हैं। और इसका मेन क्यों है? मंकी से है, मेन रोडेंट से। एनिमल से एनिमल्स में ये ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, जैसे उनके नहीं, मंकी पॉक्स हमें हो रहा है, इंसानों को अफ्रीका में हो रहा है, अभी इंडिया में नहीं है। हाँ, इंडिया में नहीं है अभी। तो दिस इज मेनली विद रिस्पेक्ट टू द एनिमल टू एनिमल। हम में जो आ रहा है रोडेंट से आ रहा है मेनली। दैट इज मतलब किसी भी एनिमल से ब्लड का हो, ह्यूमन से ह्यूमन में भी जा सकता है। कि जैसे आपका ब्लड गलती से ट्रांसफ्यूज हो गया, आपने दूसरे का खाया हुआ खा लिया, उसमें लार्वा है, ये एनीथिंग जो फ्लूइड ट्रांसफर हो रहा है, देन देयर इज द चांसेस दैट यू विल बी गेटिंग द डिजीज एज वेल। दिस इज द मेन थिंग। यहाँ पे ये है कि अभी हम जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है, जो WHO के अंडर में ये रेगुलेशन हम करते हैं, यहाँ पे हमने इक्विटी की बात स्टार्ट कर दी थी कि इक्विटी कैसा है। जैसे अभी इसको तुरंत डिक्लेयर कर दिया, ऐसे बड़ी लड़ाई हो जाती थी। डेवलप्ड वर्ल्ड जल्दी, अगर डेवलपिंग वर्ल्ड में है तो उसको डिक्लेयर नहीं करते। दूसरी चीज है कि अगर डेवलपिंग वर्ल्ड में कोई डिजीज है तो उस पर जल्दी मेडिसिन नहीं बनता। क्योंकि आपको मानिए किसी गांव में कोई डिमांड है तो जल्दी वो चीजें नहीं बनाते लोग। क्यों? क्योंकि पेइंग कैपेसिटी कम होती है। आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं महंगे चीजों का ज्यादा प्रोडक्शन में लोग इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि वहां पे पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है कि वो खरीद लेगा। कोई सस्ता चीज जल्दी नहीं खरीदता है। डिजीज का जितने भी मेडिसिन है,
अगर डेवलप्ड वर्ल्ड में है तो तुरंत उस पर रिसर्च स्टार्ट हो जाता है। उनको पता है कि आप यूरोप में कितने में भी बेचिए तो बिकेगा, क्योंकि दे हैव द पेइंग कैपेसिटी। लेकिन डेवलपिंग वर्ल्ड में, अगर अफ्रीका में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, तो जल्दी उस पर रिसर्च पे पैसे नहीं खर्च करते हैं, क्योंकि उनको लगता है लगेगा ज्यादा, निकलेगा कम। अगर वो 10,000 का कोई मेडिसिन बेचे तो खरीदेगा नहीं, खरीदेंगे। लेकिन वही यूरोप में बेचते हैं ये लोग, कैंसर वंसर की दवा लाखों लाखों में बेचते हैं, बिकता है, क्योंकि देयर इज द पेइंग कैपेसिटी। इंडिया में लोग डेथ को चूज करते हैं, पैसे नहीं है कहां से खर्च करेंगे। देयर इज द नॉर्मल केस, आप देखिएगा कि गांव में ऐसा होता है कि पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो नॉर्मल लोगों को अभी थोड़ी मोड़ी डीबी उबी की भी बीमारी होती है, तो उसमें भी लोग कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो दैट इज द इश्यू विद द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो यहाँ पे यही डिबेट चल रहा है कि एक ट्रीटी लाया जाए, उसका नाम था पैंडेमिक ट्रीटी, कहीं इसमें दिया होगा। तो पैंडेमिक ट्रीटी का मेन यही है कि देयर शुड बी द ट्रांसफर ऑफ द मेडिसिन, जो मेडिसिन का बनाने का तरीका होता है। देखिए, चैरिटी और जस्टिस में क्या डिफरेंस होता है? चैरिटी में ये होगा कि मैं किसी पे दया आया तो उसको दवा खाने को दे दिया, ये हो गया चैरिटी। लेकिन जस्टिस ये होगा कि उस एरिया में मैं मेडिसिन बनाना वो सिखा दूं, तो वो खुद बना लेंगे। तो डेथ के जो नंबर होते हैं वो कम हो जाते हैं। आप चैरिटी में किसको दे देंगे? 5 को 10 को दे देंगे, यही हो सकता है ना। जैसे आप चैरिटी में किसी को चीजें, आप किसी को कुछ खाने को 1 महीने का दे दें, लेकिन दैट इज नॉट द जस्टिस। जस्टिस ये होगा कि आप उसको जॉब दे दें, वो हमेशा के लिए कमा के खाएगा ना। आप भले ही 10,000 दे दे, वो 10,000 खत्म हो जाएगा ना, लेकिन जॉब नहीं, जॉब दे देंगे तो सस्टेनेबिलिटी होगी। एक फेमस कोटेशन होगा ना कि इट इज बेटर टू गिव समवन फिश देन टू टीच हाउ टू फिश। मतलब कैसे आप मछली पकड़े वो सिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द मछली दे दीजिए, मछली पकड़ना सिखा दीजिए। तो वो जो डेवलप्ड वर्ल्ड है मेडिसिन दे देते हैं, कहेंगे ये लो मेडिसिन, डेवलप्ड वर्ल्ड को बांट देंगे कभी कभी। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है और जो उनका रिसोर्स है, जो उनका पेटेंट है, जो डेटा है, वो शेयर नहीं करते हैं। दैट इज द मेन इशू। और पैंडेमिक ट्रीटी जो हम लाने जा रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, उसका यही डिमांड है कि जो शेयरिंग होना चाहिए वो जस्ट होना चाहिए। आप मेडिसिन मुफ्त में मत दीजिए, आप उसका फॉर्मूला बता दीजिए। और वो पेटेंट कराते हैं, इतना महंगा बिकता है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। आपको अभी एक ये कैंसर का एक मेडिसिन आता था, 1 महीने के दवा का रेट 15 लाख था। इंडिया में वही लोकल जब हमने सुप्रीम कोर्ट में लोग कहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका कॉपी करके ही बना दो। जैसे पेटेंट होता है तो कॉपी करके कोई नहीं बना पाता है, लेकिन एक क्लॉज है जहां पे ऐसा है कि लोकल लाइसेंसिंग दिया जा सकता है। ऐसा कोई बीमारी हो जाए, कोई दवा ऐसा हो जिसपे लॉन्ग जैसे डेथ होने लगे, पब्लिक कॉज में उसकी एफोर्डेबिलिटी उतनी नहीं हो, तो सुप्रीम कोर्ट या हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसके पास ये पावर है। लेकिन दिक्कत है कि ये मेडिसिन की कंपनी इतनी पावरफुल होते हैं कि गवर्नमेंट को इतना पैसे खिला के रखते हैं कि वो जल्दी ये क्लॉज नहीं देते हैं। लोकल जो मैन्युफैक्चरर है उनको ये परमिशन नहीं देते हैं। क्लियर हो रहा है ये चीजें? तो ये मेन इशू है, और इसी पे ये पूरा आर्टिकल डिबेट चल रहा है कि आप फ्री में मत दीजिए, आप जो है फॉर्मूला दे दीजिए। जैसे कोविड का था, कोविड का हमने फॉर्मूला लिया था ऑक्सफोर्ड से, और वहां से हमने कोविशील्ड बनाया था। जो हम सीरम इंस्टीट्यूट और ये भारत बायोटेक था ना, ये दोनों मिलके बना रहे थे, तो हमने काफी सस्ता कर दिया था और हमने फॉरेन कंट्रीज को भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। 3 मेन है इंडिया में जो अभी मेन इसको प्रोड्यूस करने के उस कंडीशन में है। यहाँ पे दिया हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक एंड जीडस कैडिला, ये 3 इंडियन कंपनी है। और जो इंडियन कंपनीज पेटेंट को छूट देके देती है उसको हम जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन में कोई किसी का टैग नहीं लगा होगा, मतलब कोई ब्रांड उसमें नहीं होगा, दैट विल बी द लोकली प्रोड्यूस। और उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी प्रोड्यूस करेगा, उसके जिसके भी पास कैपेसिटी है वो प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो जो दवा आपका पहले हजारों में मिलता था वो 100-200 रुपए में हो जाता है अगर उसका जेनेरिक मेडिसिन करे। फॉर्मूला सेम होगा, जस्ट ब्रांड नेम विल बी रिमूव्ड। क्लियर हो रहा है? क्वालिटी में कोई इश्यू नहीं होता है, ये आप क्लियर रहिएगा। जेनेरिक मेडिसिन का मतलब ये नहीं होगा कि वो सस्ती दवा होगी, बस उस पर ये होगा सस्ती होगी लेकिन सेम वही दवा होगा विदाउट द ब्रांड नेम। क्लियर? चाइनीज मिलिट्री की बात हो रही है कि इसमें अभी इन्होंने अपने कई हेड को चेंज किया है, तो कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में जो चीजें हो रही हैं तो उसको लेके, और जो इंडिया के फ्रंट पे ये कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसके बीच को लेके यही यहाँ पे डिस्कस किया है। ये दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। ये वाला केस, सेबी वाला केस तो समझ में आ गया ना, व्हाट इज द मेन केस? यही है कि ये जो चेयरमैन है, जो इनकी चेयरमैन है मधाबी पूरी बुश,
इनके साथ दिक्कत है कि ये सीवासदा अडानी का एक ग्रुप है, उसका इनमें शेयर होल्डिंग था और उसमें इनका स्टेक था। और ये बाद में भी इनको बनाया गया जब सेबी का, जब आप रेगुलेटर बन गए तो यू शुड हैव टू डिक्लेयर एवरीथिंग, बट सी डिडंट डिक्लेयर। अभी ये कह रहे हैं, अभी अभी इस पे केस चल रहा है, लेकिन अभी इनका ये है स्टैंड कि हमने बता दिया था 2 साल पहले ही, हमने छोड़ दिया था। लेकिन जो अभी रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग का, हिंडनबर्ग एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है यूएस का, उन्होंने ये रिपोर्ट दिया है। उन्होंने पाया है कि शी वाज ऑलरेडी एंड हर हस्बैंड वाज आल्सो हैज द स्टेक इन द अदानी ग्रुप। तो इसी को लेकर डिबेट हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कि जिस चीज में आपका स्टेक है उसके आप रेगुलेटर नहीं बन सकते। जैसे कि एग्जांपल दिया कि प्रिंसिपल है, आपके बेटे का अगर एग्जाम है तो कॉपी आप नहीं चेक करेंगे, आप बता देंगे कि मेरा बेटा है, कोई और को आप ये चेक करवाइए। ऐसे होता है, जज को भी बताना होता है, अगर उसके किसी रिश्तेदार का केस आ गया तो जज को रिक्लूज करना पड़ता है। रिक्लूज करने का मतलब वो बता देता है कि द पर्सन इज माई ओन रिलेटिव, एंड कोई और जज आके वहां पे बैठते हैं। दैट इज द मेन थिंग। ये एथिक्स में काम आएगा। एथिक्स में जो मेनली होता है, यू हैव टू गिव एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। यहाँ पे विजिलेंटिज्म, ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो है, जो ये लिंचिंग या वायलेंस हो रहा है, दैट इज मेनली ड्यू टू द र्यूमर। प्रूफ नहीं होता है, आप र्यूमर फैलाते हैं कुछ और उसको लोग सही मान लेते हैं। होता है ना कि कहीं ये कर दिया कि किसी ऐसे र्यूमर फैला कि कुछ लोग हैं किसी कम्युनिटी के, वो किसी के टेम्पल को तोड़ रहे हैं या चर्च को तोड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, आप गए देखे 2 लोग थोड़ा लिए हैं और उस तरीके के कम्युनिटी का उनका हुलिया हो, तो लोग तुरंत उस पर अटैक कर देते हैं। ये पूछे कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि रियली यू आर ब्रेकिंग द टेम्पल। अगर रियली अगर सच में भी तोड़ रहे हो तो यू शुड गो टू द पुलिस, केस चलना चाहिए ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर उसका एक तरीके से ये पता चले कि क्या मेन इसके प्रति मोटिव था, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो दैट इज द मेन थिंग। तो कहीं ना कहीं र्यूमर को हटाने के लिए यू हैव टू रिड्यूस द र्यूमर। कहीं ना कहीं उसको सोशल मीडिया और जितने भी अवेयरनेस कैंपेनिंग है उसको आप तुरंत प्रॉम्प्ट करेक्शन कीजिए, तो जो वायलेंस का लेवल है वो घट सकता है। क्योंकि अभी वायलेंस का लेवल काफी हाई हो चुका है। जो लिंचिंग का केस है, जो मॉब वायलेंस का केस है, दैट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। और ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर? कहाँ पे? पीसीएस में ये पूछ सकता है, वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है। वियना आप पढ़ेंगे जब आप वर्ल्ड वार फर्स्ट पढ़ रहे होंगे, तो आप वियना उसमें आएगा, ऑस्ट्रिया एंड वियना। ओके, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, जितने भी एक्सपोर्ट जहां पे सरप्लस है, एंड प्लस में कौन आ जाएगा? जो अदर से है, जो इसके पार्ट नहीं है, लेकिन जहां पे सरप्लस पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है, दैट इज लाइक द रशिया, मैक्सिको, कजाकिस्तान एंड मलेशिया। क्लियर हो रहा है ये सब चीजें? तो दीज आर द कंट्रीज वेयर दे आर द पार्ट ऑफ दिस ओपेक, एंड ओपेक प्लस में रशिया, मैक्सिको, कजाकिस्तान एंड मलेशिया, दैट विल बी पार्ट ऑफ दैट। तो ये एक बार थोड़ा याद कीजिएगा, मैप में लोकेट करके, ऐसे नहीं याद होगा, एक बार मैप में लोकेट कीजिएगा, आ जाइएगा, दैट विल बी द होमवर्क। यू हैव टू लोकेट ऑल दिस कंट्रीज, ठीक है? तो ज्यादा क्लियरिटी होगा। कब बना था ये ओपेक? 1960 में बना था। ये क्या करते हैं? कार्टेल टाइप का है। कार्टेल का मतलब क्या होता है? मानिए कार्टेलिंग। व्हाट इज द कार्टेलिंग? कार्टेल का मतलब पता है? व्हाट इज मीन बाय कार्टेल? मानिए इस गोरखपुर में 10 लोग नमक बनाते हो। 10 लोग बनाते हैं, 10 लोग के सिवा कोई नहीं बनाता है, कोई एक्सपोर्ट नहीं है, कोई इंपोर्ट नहीं है, वही 10 लोगों पे डिपेंडेंसी है। अब 10 लोग बैठे, उन्होंने कहा कि भले बनाते हैं हम 5 रुपए में, इसका रेट हम 20 रुपए लेंगे, इससे नीचे कोई नहीं बेचेगा। आप सब्जी मंडी में कई बार जाते होंगे, सारे आम वाले नहीं मिलके एक बार बना लेते हैं कि 80 से नीचे कोई नहीं बेचेगा, भले इसका वो 20 रुपए का। ऐसे ऐसे कार्टेलिंग मतलब द प्रोड्यूसर दे विल बी कंबाइनिंग, दे विल बी मेकिंग द ग्रुप एंड दे विल बी फिक्सिंग द प्राइस। हाँ, ये होता है ना कार्टेलिंग आपस में। जैसे अब पेट्रोल सबको चाहिए, पूरी दुनिया को चाहिए, गाड़ियां उसी से चलती हैं। द डिपेंडेंसी ऑन द इंडस्ट्री दैट इज ऑन द दिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब है 13, अब 13 मिलके कार्टेल बना लिया कि इतने ही प्रोड्यूस करना है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा तो रेट कम हो जाता है ना। जैसे आम 10 की जगह पे 20 क्विंटल हो जाए तो रेट सस्ता हो जाएगा ना, जल्दी जल्दी बेचना है। प्रोडक्शन ज्यादा कम हो जाए तो खरीदार ज्यादा हो जाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा।
तो ये कार्टेल के जैसे काम करते हैं, ये कहेंगे इतना प्रोड्यूस होगा, उसके बाद हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो आर्टिफिशियली दे इंक्रीज द प्राइस एट द ग्लोबल लेवल। तो ये मीन इनका काम यही है। ओके, और ओपेक का बस आपको मतलब पता होना चाहिए, हाउ दे वर्क ये पता होना चाहिए। एक बार कंट्रीज को लोकेट कीजिएगा जब मैं ये इसका नोट्स भेजूंगा। जिनजियांग, ये हम लोग अभी वहां का बात कर रहे थे ना कि दिस इज द फ्रॉम द अफगानिस्तान। तालिबान ने रूल लगा दिया है कि दे शुड नॉट गो फॉर द वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन से इनका मोरालिटी खराब हो रहा है। मोरालिटी का मतलब दे आर कंप्लीटली वॉइस इन, यहाँ पे रूल आप देखिए, ये पढ़ के देखिए कि दे कैन नॉट रीच द वॉइस, कोई भी आंख के सिवा कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, एक रूल इन्होंने ये लगाया है। दूसरा है कि पब्लिक प्लेस पे ये लड़कियां तेज बोल नहीं सकती। ओके, और इनका जो बिहेवियर है वो भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि कैसे आपको चलना है, कैसे आपको बैठना है, दैट इज द थिंग। आर यू गेटिंग ना किस लेवल पे है। तो ये तो थोड़ा पुरुषों भी तो लगा लेना चाहिए कि उनको कितना बात के चलना चाहिए, कितना, तो दैट शुड बी द मोर इक्वल। तो ये तो अब जो अल्लाह है उनको तो ये इन्होंने भी तो बोला होगा कुछ ना कुछ। तो दैट इज द मेन थिंग। एक्चुअली रिलीजन जो है ना, रिलीजन, ईच रिलीजन आर ऑलवेज अगेंस्ट द वुमेन। क्यों? सारे रिलीजन वुमेन्स के अगेंस्ट में है। क्या रीजन है? क्या रीजन है? सिंपल रीजन है, पुरुषों ने लिखा है। जो लॉ जो लिखेगा वही अपने अनुसार लिखेगा ना। लॉ, हुएवर राइट द लॉ दे मोल्ड एज पर देयर ओन चॉइसेस, अपना वो हमेशा वो प्रेफरेंस देते हैं। अगर विमेन लिख दे, जैसे होता है ना, आप कोई भी लॉ पढ़िए, इस्लामिक लॉ ये है, आप क्रिश्चियनिटी में अभी पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्रिश्चियनिटी में 18वीं सदी में 16, अभी तो हमको क्रिश्चियनिटी बड़ा मॉडर्न लगता है, लेकिन जब 16वीं 17वीं सदी के रेनेसां के टाइम के पहले पढ़िएगा, विमेन्स पे इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था कि उनको क्या पहनना है, किस तरीके से उनका बॉडी शेप होना चाहिए, एवरीथिंग वाज देयर, दे डिफाइंड कि किस शेप में होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको सब कुछ करना है। दैट इज, उनको कभी पब्लिक प्लेस पे कोई वो नहीं हिस्सादारी दिया जाता था। अभी जो पिक्चर दिख रहा है वो बहुत डिफरेंट है, वो रेनेसां के बाद है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले भी उन्होंने ठीक कर दिया था। रेनेसां को लेके मार्टिन लूथर किंग ये लोग थे, काफी इन लोगों ने विरोध किया था चर्च के खिलाफ कि चर्च, उसी समय सेकुलरिज्म भी आया था। आप पढ़ेंगे कि हाँ, कि सेकुलरिज्म, राजा ही गुस्सा गया था कि चर्च एक समय इतना ज्यादा खतरनाक हो गया था कि वो राजा को बताता था कि किस पे कितना टैक्स लगाना है, कहाँ युद्ध करना है, कहाँ युद्ध नहीं करना था। इतना तक चोट चला गया था। फिर वहां का जो मेनली इंग्लैंड का राजा था वो कर्व करना स्टार्ट किया। उसके बाद सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया कि स्टेट और रिलीजन को अलग अलग रहना है, आपको ना इधर इंटरफेयर करना है ना इधर इंटरफेयर करना है। तो यही है, एवरी रिलीजन के साथ ये इश्यू है। तो देयर इज द, यहाँ पे अब तालिबान में आप देखिए ये सब चीजें चल रही है। दिस इज द थिंग। जिनजियांग का लोकेशन क्लियर, एक बार घर जाके लोकेट करेंगे, वो देखेंगे मैप में। आज थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, नहीं तो मैं दिखाता मैप में भी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज दैट इज एमपॉक्स। ये तो अफ्रीका के एक कंट्री में था, अभी फैल के ये 12-13 कंट्री में हो गया, तो इसका एक्सटेंट दिया है। दैट इज द ग्लोबल पैंडेमिक, ये डिक्लेयर किया हुआ है। यंगेस्ट आईसीसी चेयरमैन जैसा, कौन है जैसा? अमित शाह के पुत्र। बाकी सब ये है, दे आर प्लेयर्स। किसके हैं? चेस, कार्तिक, गांगुली एंड साहा। बस आप नाम को ध्यान में रखिएगा, पीसीएस के लिए है, यूपीएससी में कभी ये क्वेश्चन नहीं ये पूछता है। सूर्य शेखर गांगुली, एंड ये बस देखते रहना, धीरे धीरे वो याद आ जाएगा। बस यही पूछ देगा कि ये किससे रिलेटेड है, तो थोड़ा सा होना चाहिए कि दे आर एसोसिएटेड विद दिस। एंड वो जब कभी कोई जीतते हैं टूर्नामेंट या चैंपियनशिप, तो उसको याद रखना है कि एक बार मैच करा के कर देंगे। यूपीएससी आजकल मैचिंग का क्वेश्चन बहुत ये यूपी पीसीएस का मैचिंग का बहुत क्वेश्चन आ रहा है, खासकर इस तरीके का, अवार्ड से मैच करवा दिया, क्रिकेट ये स्पोर्ट्स से मैच करवा दिया, ठीक है। तो ये यूपीएससी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, तो ये जल्दी यूपीएससी का अगर प्रॉपर होता है तो उसमें वी डू नॉट कवर दिस एरिया, लेकिन स्टेट पीसेस को मैक्सिमम लोगों को करना है, तो इसीलिए वी आर कवरिंग दिस एरिया एज वेल। लास्ट है माइकल सुबारकिक।
इनको ये काफी यंग एज में है। एंड स्नूकर, इसको स्नूकर कहते हैं, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। कितनों को पता है दिस इज द स्नूकर? इंडिया में कौन खेलता है? पंकज आडवाणी, बहुत फेमस है। तो उनका भी आएगा, जब आएगा तो हम लोग देख लेंगे। दैट इज द मेन थिंग। दिस इज ऑल फ्रॉम द टुडेज न्यूज। जल्दी जल्दी तो ज्यादा नहीं था, समझ में आया है? भगाने टाइप का तो नहीं लगा है ना? टाइम कम था। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।